तारीख 22 जून 1941 सुबह के ठीक 3:15 बजे एक बिल्कुल खामोश सरहद पर अचानक इतिहास की सबसे बड़ी हमलावर सेना हरकत में आ जाती है। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो दूसरे विश्व युद्ध का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इसका कोड नेम था ऑपरेशन बारबरोसा। चलिए आज हम इसी कहानी को समझते हैं कि कैसे यही हमला नाजी जर्मनी के अंत की शुरुआत बना। इस हमले का जो पैमाना था वो हमारी सोच से भी परे हैं। आप अंदाजा लगाइए, 38 लाख सैनिक, इनमें 30 लाख से ज्यादा तो जर्मन थे और बाकी उनके सहयोगी। इनके साथ थे 3,000 से ज्यादा टैंक, 7,000 तोपें और 2,500 लड़ाकू विमान। ये कोई आम सेना नहीं थी, ये एक सैलाब था जो सोवियत संघ को निगल जाने के लिए पूरब की ओर बढ़ रहा था। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी हमला था। ना तो इससे पहले और ना ही इसके बाद कभी भी इतनी विशाल सेना ने एक साथ एक ही मोर्चे पर हमला किया है। ये एक ऐसा अभियान था जिसने युद्ध की परिभाषा को ही बदल के रख दिया। लेकिन ये जंग सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं थी। नहीं, ये दो लोगों की जिद, दो विचारधाराओं की नफरत और दो ताकतवर साम्राज्यों के टकराने की कहानी थी। एक तरफ था एडोल्फ हिटलर और दूसरी तरफ जोसेफ स्टालिन। देखिए, ये जो टकराव था ना, ये वैचारिक रूप से बहुत ज्यादा गहरा था। हिटलर के लिए कम्युनिज्म कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं था। वो इसे एक यहूदी बोल्शिविक जहर मानता था जिसे जड़ से मिटाना उसके लिए जरूरी था। उसका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, उसका मकसद था पूरब में जर्मन लोगों के लिए लेबिन्सराम बनाना, मतलब रहने के लिए और ज्यादा जगह। वहीं दूसरी तरफ स्टालिन था। वो हिटलर की नफरत को अच्छी तरह समझता तो था, पर उसे अपनी सेना को तैयार करने के लिए और वक्त चाहिए था। खासतौर पर इसलिए क्योंकि 1930 के दशक में उसने अपनी ही सेना में एक शुद्धिकरण किया था जिसमें कई काबिल अफसर मार दिए गए थे। हिटलर के अपने शब्द ही उसके इरादों को बिल्कुल साफ कर देते हैं। उसके लिए ये अस्तित्व की लड़ाई थी। ये जंग सिर्फ जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं थी, ये तो एक नस्ल और एक विचारधारा को इस धरती से हमेशा के लिए मिटा देने का अभियान था। और इतनी नफरत के बावजूद दुनिया ने 1939 में इन दो जानी दुश्मनों को हाथ मिलाते हुए देखा था, जिसे मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट कहते हैं। कागज पर तो ये एक दूसरे पर हमला न करने का एक समझौता था, पर इसकी स्याही में धोखा मिला हुआ था। इसके एक गुप्त प्रोटोकॉल में उन्होंने पोलैंड और पूर्वी यूरोप को आपस में बांट लिया था। ये शांति नहीं, ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। एक ऐसी चाल जिससे दोनों को तैयारी का और वक्त मिल सके। जर्मन प्लान बहुत दुस्साहसी था और उसकी नींव थी ब्लिट्जक्रीग पर, जिसका मतलब है बिजली की रफ्तार से युद्ध। मकसद साफ था, टैंकों और हवाई हमलों के जरिए दुश्मन की डिफेंस लाइन को तोड़ो, उन्हें चारों तरफ से घेरो और खत्म कर दो। उनका मानना था कि सिर्फ 3 महीनों में मॉस्को के गिरते ही सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और यह आत्मविश्वास यूं ही हवा में नहीं था। 1941 आते आते नाजी झंडा पेरिस से लेकर वॉर्सो और ओस्लो तक हर जगह लहरा रहा था। लगभग पूरा का पूरा यूरोप हिटलर के कदमों में था। उसे अब पक्का यकीन हो चला था कि उसकी सेना को कोई हरा नहीं सकता। अब उसकी नजरें अपने सबसे बड़े इनाम पर थीं, पूरब के वो विशाल मैदान। हमले का प्लान 3 हिस्सों में बटा हुआ था। उत्तर में आर्मी ग्रुप नॉर्थ लेनिनग्राद की तरफ बढ़ेगा। दक्षिण में आर्मी ग्रुप साउथ यूक्रेन के अनाज के खेतों और कॉकेशस के तेल के भंडारों पर कब्जा करेगा। और इन दोनों के बीच में सबसे ताकतवर आर्मी ग्रुप सेंटर, वो सीधा दिल पर वार करेगा, यानी मॉस्को पर। हमले के शुरुआती कुछ घंटे और दिन सोवियत संघ के लिए क़यामत बनकर आए। ब्लिट्जक्रीग ने सोवियत सेना को पूरी तरह से चौंका दिया। हजारों सोवियत विमान अपने एयरफील्ड पर खड़े खड़े ही जलकर राख हो गए। कहते हैं कि स्टालिन तो कई दिनों तक सदमे में था। उसे अपनी ही खुफिया एजेंसियों की चेतावनियों पर यकीन नहीं हुआ था। बॉर्डर पर मौजूद सेनाएं या तो खत्म हो गईं या उन्हें घेर लिया गया। कुछ ही हफ्तों के अंदर लाखों सोवियत सैनिक बंदी बना लिए गए थे। ऐसा लग रहा था कि जर्मनी की जीत अब तय है। पूरी दुनिया सांस रोके देख रही थी। लेकिन रूस के पास एक ऐसा साथी था जिसे जर्मन शायद भूल गए थे। एक ऐसा जनरल जो कभी नहीं हारता, जनरल विंटर। अब अहंकार और हकीकत की टक्कर शुरू होने वाली थी। अक्टूबर 1941 तक जर्मन सैनिक मॉस्को के इतने करीब पहुंच चुके थे कि वो क्रेमलिन के गुंबदों को अपनी दूरबीन से देख सकते थे। जीत बस कुछ मील दूर थी। ऐसा लग रहा था कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ
अब कामयाब होने ही वाला है। तो फिर आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? जो अजेय सेना महीनों से सिर्फ आगे ही बढ़ रही थी, वो मॉस्को के दरवाजे पर आकर अचानक जम क्यों गई? तो हार की वजह सिर्फ एक नहीं, कई थीं, और ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। जर्मन्स एक छोटी लड़ाई के लिए आए थे, लंबी नहीं। उनकी सप्लाई लाइंस हजारों किलोमीटर्स तक खिंच चुकी थीं और टूटने की कगार पर थीं। उन्होंने सोवियत लोगों के लड़ने के जज्बे को भी बहुत कम आंका था। और फिर इन सब के ऊपर थी हिटलर की एक विनाशकारी भूल। उसने मॉस्को पर सीधा हमला करने की बजाय अपनी सबसे ताकतवर टैंक सेना को दक्षिण की ओर यूक्रेन भेज दिया। इस एक फैसले ने कुछ हफ्तों की कीमती देरी करवा दी, और यही देरी आगे चलकर जानलेवा साबित हुई। -40 डिग्री सेल्सियस, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मौत का तापमान था। जर्मन सैनिक अपनी गर्मियों की वर्दी में ठंड से जम रहे थे। टैंकों का तेल और बंदूकों का ग्रीस पत्थर बन चुका था। मशीनें खामोश हो गईं, हमला रुक गया। और बस इसी पल का इंतजार रेड आर्मी कर रही थी। साइबेरिया से ताज़ा दम सेनाओं को बुलाकर उन्होंने एक जबरदस्त जवाबी हमला किया। इतिहास में पहली बार वो सेना जिसे अजेय समझा जाता था, वो जर्मन सेना अब पीछे धकेली जा रही थी। मॉस्को बच गया था और बिल्ड्सक्रीग की मौत हो चुकी थी। मॉस्को के बाहर बर्फ में मिली ये हार सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी, ये पूरे युद्ध का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक मोड़ था। ये नाजी साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी। बारबरोसा की नाकामी ने जर्मनी को उसी जाल में फंसा दिया जिससे कभी नेपोलियन भी नहीं बच पाया था। 2 मोर्चों पर युद्ध, पश्चिम में ब्रिटेन और बाद में अमेरिका के खिलाफ, और अब पूरब में एक विशाल, कभी न खत्म होने वाले दुश्मन के खिलाफ। जर्मनी का सारा खून और संसाधन अब पूर्वी मोर्चे पर बहने लगा, और यहीं से उसकी हार तय हो गई। एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस पूरी कहानी को अच्छे से बयां करती है कि जब हिटलर ने रूस पर हमला किया तो उसने असल में अपनी ही कब्र खोद ली। ये एक ऐसी भूल थी जिसकी कीमत लाखों इंसानी जानें थीं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये दूसरे विश्व युद्ध की सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक गलती थी? एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास की धारा को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।